Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे। तो स्पेशली इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के एंटीजेनिक स्ट्रक्चर और इसकी पैथोजेनेसिस पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर मेनली टू टाइप्स का होता है, एक सेल वॉल एंटीजन, दूसरे साइटोप्लाज्मिक एंटीजेंस होते हैं। सेल वॉल एंटीजेंस आपके इनसॉल्युबल होते हैं और साइटोप्लाज्मिक एंटीजेंस सॉल्युबल होते हैं। सेल वॉल एंटीजेंस में आपके पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, एराबिनोगैलेक्टन लेयर, माइकोलिक एसिड लेयर और कुछ प्रोटीन्स होती हैं लाइक पोरिन्स हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, इस तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आपको पता है दोस्तों, ये सेल को, किसी भी सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, क्लियर, और उसको शेप प्रोवाइड कराती है। एराबिनोगैलेक्टन लेयर ये भी आपका ये प्रेजेंट रहती है सेल वॉल पे, और इसका काम क्या है दोस्तों, ये बैक्टीरिया को मैक्रोफाजेस से बचाती है, क्लियर, उसका फेगोसाइटोसिस होने से प्रिवेंट करती है, क्लियर। और वो कैसे करती वो हम पैथोजेनेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। देन माइकोलिक एसिड लेयर। माइकोलिक एसिड लेयर, जैसे कि हमने पहले भी इस बात को बताया था आपको कि ये एसिड फास्ट बनाने में हेल्प करती है, किसको, बैक्टीरिया को, क्लियर। ये क्योंकि ये डिकलराइजेशन को रेसिस्ट करती है ये लेयर। और दूसरा इसका काम क्या है दोस्तों, ये कुछ एंटीबायोटिक्स की एंट्री को भी रिड्यूस करता है माइकोलिक एसिड लेयर। प्रोटीन्स में हमने आपको बता दिए हैं कि प्रोटीन्स जैसे पोरिन्स हैं या आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, इस तरह के, राइट। देन कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपकी हेल्प करती हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी आपकी पैथोजेनेसिस में हेल्प करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोस्तों एक कंटेंट रहता है लाइपो एराबिनोमेनन, जिसको हम शॉर्ट में LAMB बोलते हैं, लाइपो एराबिनोमेनन, क्लियर। तो इसका बहुत बड़ा रोल है पैथोजेनेसिस में, राइट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक एंटीजेंस की, जो कि सॉल्युबल हैं। इसमें मेनली 3 तरह के एंटीजन हैं, एंटीजन 5, एंटीजन 6 एंड एंटीजन 60, क्लियर। तो दोस्तों ये सेल वॉल एंटीजेंस जो हैं उनको हम स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। तो अगर हम अंदर से बाहर की तरफ को मूव करें तो सबसे पहले आपकी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद की जो लेयर है बाहर की तरफ को, वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, जिसका फंक्शन हमने आपको बता दिया है। और देन उसके बाद फिर बाहर की तरफ को चलें तो एराबिनोगैलेक्टन लेयर, जो कि आपको बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है, क्लियर, और मैक्रोफाजेज में इसको बनाए रखने में हेल्प करता है, क्लियर, इसके सर्वाइवल में हेल्प करता है। देन उसके बाद बाहर की तरफ को चलें तो माइकोलिक एसिड, जिसका फंक्शन आपको पता है, ये एसिड फास्टनेस के लिए जाना जाता है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। ये डिकलराइजेशन को रेसिस्ट करता है। देन उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो माइकोसाइट्स की है। माइकोसाइट्स में आपके ये फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं दोस्तों। ये कैसे लिपिड्स हैं, फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सारे जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये क्या है, इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, सेल वॉल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, राइट। अब मूव करते हैं दोस्तों पैथोजेनेसिस की तरफ। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि सोर्सेस क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो मेनली 2 तरह के सोर्स रहते हैं दोस्तों आपको, एक तो ह्यूमन बींग्स
और दूसरे एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, बोवाइन सोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, दूसरा ह्यूमन सोर्स। तो ह्यूमन में ह्यूमन बींग्स इसके लिए सोर्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन। क्लियर, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन देखा जाता है मेनली इन केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और दूसरा बोवाइन सोर्स हो सकता है। बोवाइन सोर्स में थ्रू द कंजप्शन ऑफ अनपॉस्चराइज्ड इन्फेक्टेड मिल्क। ठीक है, अगर मिल्क आप ऐसा मिल्क इनटेक कर रहे हैं जो कि स्टेरलाइज नहीं है, पॉस्चराइज्ड नहीं है, क्लियर, तो उसके थ्रू अगर वो एनिमल आपका इन्फेक्टेड है, उस पर माइकोबैक्टीरियम बोविस से वो इन्फेक्टेड है, तो उससे आपको वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो एनिमल भी सोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, और कुछ कंटामिनेटेड फूड के थ्रू भी इन्फेक्शन उसके कंजप्शन से हो सकता है। राइट, तो ये सोर्सेस की बात हुई। अब बात करेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। क्लियर दोस्तों, मेनली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इनहेलेशन मोड। जो ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये मेनली इनहेलेशन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। मीन्स अगर आपके सामने कोई इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, वो कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, या बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, उसने छींका, ठीक है, उसने स्नीजिंग किया या कफिंग की, जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं अगर वो आपके कांटेक्ट में आ गए तो उसके थ्रू आपको इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर, और या फिर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स जो ड्राई ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका साइज लेस देन 5 to 10 माइक्रोमीटर, इस साइज के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। क्लियर, वो प्रेजेंट रहते हैं एयर में। राइट, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। क्लियर, droplets may remain suspended in the air for several hours and are easily inhaled by a person, और वो पर्सन आपका इन्फेक्टेड हो सकता है। राइट, तो ये मेन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इनहेलेशन मोड ही है। उसके बाद कुछ रेयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं, जैसे इनोकुलेशन के थ्रू। इनोकुलेशन मीन्स थ्रू द डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट। ये बहुत रेयर मोड है दोस्तों, इसमें बहुत रेयरली ऐसे, ये अनकॉमन है, कॉमनली ऐसा नहीं होता है। तीसरा है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है बाय सोलोइंग स्पूटम। अगर कोई बच्चा, ठीक है, इन्फेंट्स में ऐसा होता है, वो स्पूटम सोलो कर रहा है, या दूसरा आपका कंजप्शन ऑफ अनपॉस्चराइज्ड मिल्क, दूध ऐसा आपने पिया जो कि स्टेरलाइज नहीं है, इन्फेक्टेड मिल्क है, वो अगर आपने इनटेक किया तो उससे भी आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात हुई। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शंस को बढ़ावा देते हैं। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट या ऐसे इंडिविजुअल जिनमें जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है। क्लियर, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, लो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्योंकि सेल मीडिएटेड इसलिए बोला, ज़्यादातर जो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है उससे फाइट करने के लिए हमारा जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो हेल्प करता है। राइट, तो ऐसा इंडिविजुअल जिसमें लो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो, वो ज़्यादा हाई रिस्क में रहता है इन्फेक्शन के लिए। क्लियर, तो ऐसा जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत ही लो रहती है, तो वो ज़्यादा हाई रिस्क में रहता है, यानी कि इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल है। दूसरा, ओवर क्राउडिंग इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स। ठीक है, ऐसी जगह पे ओवर क्राउडिंग होने से जहाँ पे पुअर वेंटिलेशन हो, यानी कि वेंटिलेशन वहाँ पे अच्छी तरह से ना हो और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो, तो वो जोन ज़्यादा हाई रिस्क में रहता है इन्फेक्शन के लिए। देन अगर एज की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट एडोलेसेंस आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर, तो ये एज ग्रुप
आप कह सकते हैं या तो लेट एडोलेसेंस या फिर अर्ली चाइल्डहुड, ये जो पीरियड है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए। जेंडर की अगर बात करें तो रिस्क इज हायर इन वुमेन एट 25 to 34 ईयर्स ऑफ एज। 25 से 34 साल की जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं इस इन्फेक्शन के लिए। वाइल एट ओल्डर एजेस मेन हैव ग्रेटर रिस्क। ठीक है, मेंस में भी ये इन्फेक्शन बहुत होता है, ज़्यादातर ओल्डर एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब इम्यूनिटी ओल्डर एज में क्या होता है दोस्तों, इम्यूनिटी लो हो जाती है। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा हाई रिस्क में रहते हैं। क्लियर, राइट दोस्तों। इसके अलावा कुछ अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में इंडिविजुअल ज़्यादा ससेप्टिबल रहता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जैसे सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस भी एक पल्मोनरी इन्फेक्शन है जो कि सिलिकॉन डस्ट इनहेलेशन के थ्रू होता है। ये एक डिजीज कंडीशन है। तो इस वाली कंडीशन में भी पेशेंट जो है ज़्यादा ससेप्टिबल रहता है इन्फेक्शन के लिए। दूसरा है पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल उसने अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराया हो या हार्ट ट्रांसप्लांट किया हो तो उस कंडीशन में भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो वो पर्सन भी ज़्यादा प्रोन रहता है इन्फेक्शन के लिए, राइट। देन थर्ड वन डायबिटिक अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो भी ज़्यादा ससेप्टिबल रहता है इन्फेक्शन के लिए, वहाँ भी ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का। देन क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, अगर किसी का रीनल फेलियर हुआ है तो उसकी किडनी काम नहीं कर रही या डिसफंक्शन है, किडनी डिसफंक्शन है, तो उस कंडीशन में भी वो ज़्यादा ससेप्टिबल होता है इन्फेक्शन के लिए। देन आईवी ड्रग अब्यूज। ऐसे व्यक्ति जो नशीले पदार्थों को आईवी के थ्रू लेते हैं, इंट्रावेनसली लेते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स को अपनी बॉडी पे इंजेक्ट करते हैं, तो वो भी ज़्यादा ससेप्टिबल होता है इन्फेक्शन के लिए। देन स्मोकिंग भी एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। जो स्मोक करते हैं जो लोग, उनमें भी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कुछ रिस्क फैक्टर्स की। दोस्तों अब थोड़ा बात करें कि बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, पैथोजेनेसिस कैसे होती है। तो कुछ इसके पैथोजेनिक इवेंट्स को एक सीक्वेंस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ड्रॉपलेट्स की हमने बात की कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन होता है, तो ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में कोई इंडिविजुअल आया और वो ड्रॉपलेट्स उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एंटर किया। ठीक है, कुछ जो बेसिलाई हैं वो तो जो आपकी म्यूकोजल सेल्स होती हैं उनके सिलियरी एक्शन के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाती हैं, राइट। और कुछ जो रह जाती हैं वो अंदर मूव करती हैं आगे को, और कहाँ एंटर कर जाती हैं, लंग्स तक पहुंच जाती हैं। लंग्स में वो मेनली एल्वियोलाई में एंटर कर जाती हैं। क्लियर। अब इधर एल्वियोलाई में जो माइक्रोफेजेज होते हैं, ये बैक्टीरिया उनसे बाइंड करता है, किसके थ्रू, जो इसकी लैम होती है दोस्तों। ठीक है, लाइपो एराबिनो मेनन जो होती है उसके थ्रू कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स के थ्रू ये माइक्रोफेजेस से बाइंड हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफाज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफाज में जो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स होते हैं उनसे आपकी ये लैम जो है बाइंड हो जाता है। ठीक है, और फिर जो बैक्टीरिया है वो अंदर मैक्रोफाज में एंटर कर जाता है। दोस्तों अब नॉर्मली होता क्या है, देखिए जब बैक्टीरिया मैक्रोफाज में एंटर कर जाता है तो मैक्रोफाज में कुछ फैगोजोम्स होते हैं, ये फैगोजोम्स हैं। ठीक है, तो ये फैगोजोम्स उस बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेती हैं, एंगल्फ कर लेती हैं। सपोज ये जो रेड से हम दिखा रहे हैं ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आपका फैगोजोम है, राइट। तो ये जो रेड कलर के हैं ये बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया को इसने क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, तो इंजेस्ट करने के बाद फिर ये फैगोजोम मैक्रोफाज में ही कुछ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। सपोज ये लाइसोसोम है। ठीक है, तो ये फैगोजोम जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये इसके साथ फ्यूज हो जाती है। किसके साथ, लाइसोसोम के साथ इसका फ्यूजन हो जाता है। क्लियर।
जनरली ऐसा होता है, फ्यूजन हो जाता है। क्लियर। और फ्यूजन होने के बाद जो आपके लाइसोजाइम्स होते हैं उनके थ्रू ये बैक्टीरिया आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से फैगोसाइटोसिस होती है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये जो फैगोजोम और लाइसोजोम का फ्यूजन हो रहा है वो फ्यूजन नहीं हो पाता है। क्लियर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है ऐसा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल लैम। ठीक है, इस लैम की वजह से ऐसा हो रहा है। ये लैम क्या कर रहा है, इस फ्यूजन को इनहिबिट करता है। किसके फ्यूजन को, फैगोजोम और लाइजोजोम। इससे क्या बनता है, फैगोलाइजोजोम्स बनते हैं। तो ये जो फैगोलाइजोजोम होने की प्रोसेस है, ये फ्यूजन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के केस में ये फ्यूजन नहीं हो पाता है। क्लियर। तो इसीलिए ये जो आपका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये मैक्रोफाज में सरवाइव कर जाता है दोस्तों। ठीक है, फैगोलाइजोजोम फ्यूजन नहीं होता तो ये सरवाइव करता है, हैप्पीली रेप्लिकेट इनसाइड द मैक्रोफाज। क्लियर। और फिर यहां से ये क्या करता है दोस्तों, यहां से बाहर निकल के, इस माइक्रोफाज से ये बैक्टीरिया बाहर निकल के फिर दूसरे माइक्रोफाज को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है। क्लियर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सर्वाइव इनसाइड माइक्रोफाज। ये बैक्टीरिया आपका माइक्रोफाज में सर्वाइव करता है क्योंकि ये फ्यूजन नहीं हो पाता, फैगोलाइजोजोम्स नहीं बन पाते हैं। क्लियर। और दोस्तों एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि जो फैगोसाइटोसिस होती है वो दो तरह से होती है। एक तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट और दूसरी ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट तो ये लाइजोजोमल एंजाइम्स के थ्रू होती है। एक होती है आपकी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, ये लाइजोजोमल एंजाइम्स के थ्रू होती है, जिसमें आपके लाइसोजाइम्स हैं या फॉस्फेटेज एंजाइम्स हैं वो हेल्प करती हैं। दूसरी होती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट। जिसमें आपकी फ्री रेडिकल्स हेल्प करती हैं थ्रू द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स लाइक हाइड्रोजन peroxide or you can say superoxide anions. क्लियर। तो दो तरह से आपका फैगोसाइटोसिस होता है, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैक्रोफाजेज हैं वो उनके अंदर आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सरवाइव कर जाता है इजीली। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों फिर ये धीरे धीरे क्या करता है, आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। क्लियर। अब कैसे इन्फेक्ट करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे जब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।